Good morning, everybody. Case study number 23. While preparing annual financial statements for the year ended on 31st March 2022, Building and Company Limited charged certain expense as finance cost. Assume the expense to be material on overall level. While preparing the annual financial statement for the year ended 31 March 2023, management discovered that these expenses should have been classified as other expenses instead of finance cost. पिछले साल क्लासिफिकेशन में एक गलती हुआ था. पिछले साल the error occurred because the management inadvertently misinterpreted certain facts. Management restated comparative amount of the prior period presented for the year ended 31 मार्च 2022. परफेक्ट है. मार्च 2022 सुधार दो, मार्च 2023 को तो क्लियर अच्छे से बनाओगे ही, वही करना ही पड़ेगा आगे. उसके बाद ये कोई एक्विजिशन का कहानी है और ये फॉरेन एक्सचेंज का कुछ कहानी है, तो वो बाद में पढ़ते हैं. पहले इसका चॉइस देखते हैं. वुड द एरर of classifying certain expense instead of finance cost in the preceding year be considered as correction of error? Would the entity need to present a third balance sheet? थर्ड बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे? बट एरर तो है. देखते हैं. रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ईयर नंबर इज परमिसिबल in case of both balance sheet and statement of P&L is not considered as an error. No, it is an error. रिक्लासिफिकेशन अगर मैं कर रहा हूं और मेरा से गलती हुआ है, रिक्लासिफिकेशन शैल बी कंसीडर्ड एज एन एरर एंड इट इज मैंडेटरी टू प्रेजेंट द थर्ड बैलेंस शीट. नो, तीसरा बैलेंस शीट हम क्यों बनाएंगे? वो एरर पिछला साल के पीछे का तो है ही नहीं. रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रीवियस ईयर्स नंबर शैल बी कंसीडर्ड एज एन एरर since the retrospective statement of P&L has no impact on the information of the balance sheet at the beginning of the preceding year, the entity is not required. Yes, this is correct. Not required to present the third balance sheet. आंसर चेक कर लूं. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. तो मैं कोई लॉजिक वॉजिक नहीं खोजूंगा, मैं आगे चलता हूं. ऑन 15 नवंबर 2022, बिल्डिंग एंड कंपनी लिमिटेड अक्वायर्ड कॉन्क्रीट मिक्सर्स प्राइवेट लिमिटेड फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ 10 करोड़. पेमेंट हो गया. ये कॉन्क्रीट मिक्सर्स प्राइवेट लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ प्लांट टू मेक रेडीमेड कॉन्क्रीट एंड एक्सपेक्ट्स द प्लांट टू बिकम ऑपरेशनल बाय 30 अप्रैल 2023. अदर देन द प्लांट इन कंस्ट्रक्शन देयर आर नो अदर ऑपरेशंस इन द कॉन्क्रीट मिक्सर्स प्राइवेट लिमिटेड. ओके, क्वेश्चन क्या बोला है सुनते हैं. द CFO of the company has requested you to evaluate whether the acquisition will be covered as per business combination or whether it will be considered as asset. What factors would you consider in evaluation? पढ़ते हैं. Whether Concrete Mixers Private Limited has begun planned principal activity or is pursuing a plan to produce the outputs. Yes, ये ध्यान देने की चीज है. Will the entity be able to obtain access to customer that will purchase the output? Yes, ध्यान देने की चीज है. तभी तो पता चलेगा बिजनेस अक्वायर कर रहे हैं कि असेट. Whether Concrete Mixers Private Limited has employees, intellectual property and other inputs and processes that could be applied to those inputs. Yes, इनपुट प्रोसेस जब इनपुट पे अप्लाई होता है तभी आउटपुट निकलता है. एंड लास्ट वन इज ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव इज द राइट चॉइस. नो आर्ग्यूमेंट. देखते हैं इंस्टीट्यूट का आंसर. ऑल ऑफ द अबव इज राइट चॉइस. तो बेकार सा क्वेश्चन था, बट स्टिल क्वेश्चन तो था, हमने सॉल्व तो किया. आगे लिखता है बिल्डिंग एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हैज टेकन अ लोन ऑफ 15 लाख $, फॉर फैब्रिकेटिंग अ प्लांट. इंटरेस्ट रेट 6%. 15 लाख का 6% हो गया 90,000 रुपया साल का ब्याज देंगे. $90,000. The exchange rate
ऑन 1 अप्रैल जिस दिन लोन लिए थे 72 और ईयर एंड में 76, तो 4 का नुकसान हो रहा है। लाइबिलिटी रीस्टेट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा 15 लाख इंटू 4, 72 और 4 76 ही तो हुआ ना। 60 लाख रुपीज का फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आएगा। इंटरेस्ट जो मैं पे करूंगा वो है $90,000 इंटू 76, 68,40,000। और लिखता अगर इंडिया में लोन लेते तो इंटरेस्ट रेट 11% होता, तो इंडिया में मैं अगर लोन लेता तो 15 लाख इंटू 72 लाख इंटू 72 का एक्सचेंज रेट लगता मेरा, तो इंडिया में कन्वर्ट हो जाता रुपया। 15 लाख इंटू 72 मेरा लोन अमाउंट होता 1080। 1080 पे अगर 11% इंटरेस्ट लगता मेरा, तो मेरा इंटरेस्ट होता 118,80,000। तो 6840 हमने पे किया इंटरेस्ट, और 118,80,000 पे करना पड़ता अगर हम इंडिया में लोन लेते, तो हमने इंटरेस्ट बचा लिया 50,40,000 interest saved. That means out of 60 lakh of foreign exchange fluctuation, 50.4 will be treated as interest and 9.6 will be treated as forex fluctuation. तो ये इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट नहीं है, ये लॉस है एफईएफ का, और ये जो एक्चुअल इंटरेस्ट पे की ये भी इंटरेस्ट है। तो फाइनल फिगर इज दिस, ये इंटरेस्ट, ये एफईएफ, और जो एक्चुअल पेमेंट है 6840 दैट इज इंटरेस्ट। याद है ना, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के केसेस में जो इंटरेस्ट आप अमेरिका से लोन लेने की वजह से बचा पाए, कम पे कर पाए, उसको भी इंटरेस्ट माना जाता है। आउट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन उतना रुपया को इंटरेस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर आप अमेरिका से लोन लिए कितना इंटरेस्ट दिए देख लो, अगर आप इंडिया में लोन लेते तो कितना देना पड़ता देख लो, दोनों का डिफरेंस इज इंटरेस्ट यू हैव सेव्ड। आउट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट सेव्ड विल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। क्या मांगा है देखते हैं। इन केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग, foreign currency borrowing obtained by building limited, what is the amount of borrowing cost eligible for capitalization for the construction of fabrication? टोटल मांगा है, तो वो 64 पॉइंट कितना था और प्लस वो दोनों 68.4 और 50.4, 68.4 और 50.4, 8 118। 118.8 will be treated as the borrowing cost which is eligible for capitalization. Only that 5.4 था ना, 9.6 sorry, only this 9.6 is foreign exchange fluctuation which cannot be capitalized. तो 118.8 can be capitalized. टोटल 3 ही क्वेश्चन है, तीसरे का आंसर देखो 118.8। सोल्यूशन भी देख लो इनका। 60 लाख का एक फिगर हम लोग निकाले थे, 1080 का एक फिगर हम लोग निकाले थे, एक्चुअल बोरोइंग कॉस्ट हमने निकाला था, इंडिया में लोन लेते तो इतना देना पड़ता हमने निकाला था, देयरफॉर इतना रुपया इज इंटरेस्ट, और 9.6 वो नहीं निकाला, लिखा देख दी एंटिटी विल ट्रीट एक्सचेंज डिफरेंस अप टू 50,40,000 विल बी बोरोइंग कॉस्ट, और बैलेंस जो निकाला नहीं दैट इज 9.6, क्योंकि 60 लाख में 50.4 इज इंटरेस्ट, तो रेस्ट इज एफईएफ, वो नहीं लिखा है। सो टोटल बोरोइंग कॉस्ट 118.8, तो वर्किंग सारा सेम है, आंसर इज 118.8 एंड वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। थैंक यू, टेक गुड केयर, अगले केस स्टडी में मिलते हैं, बाय बाय।